हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल की पुस्तक आधुनिक भारत का सामाजिक व आर्थिक इतिहास के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश राज में भारतीय कृषि और इसकी समस्याएं। भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान, और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो सारी कृषि पर निर्धारित है। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है कृषि पर निर्भर होने की वजह से यहाँ की जनसंख्या 83% जनसंख्या ग्रामों पर निवास करती है, और कृषि के विकास और ग्रामों की उन्नति पर ही भारत के प्राचीन एवं मध्यकाल में आधिकारिक रूप से ध्यान दिया गया। कृषि के विकास के लिए जो शासक वर्ग था उसने हमेशा से ही भू राजस्व के उचित निर्धारण और उसकी वसूली की व्यवस्था की। सिंचाई के लिए जलकूपों का, बांधों का, नहरों का निर्माण किया, और अकाल के समय कृषकों को वह पूर्णतः राहत देते थे। कृषि में सहायक जो पशु थे उनकी चारागाहों की व्यवस्था करते थे, और कृषि उपज की समुचित विक्रय हेतु मंडियों का वह गठन करते थे। प्राचीन एवं मध्यकाल में कृषि के विकास हेतु ग्राम पंचायतों को महत्व दिया जाता था, जो सहकारिता के आधार पर कृषि एवं ग्रामों की अर्थव्यवस्था के उन्नत करने का प्रयास करती थी। इसके फलस्वरूप उस काल में भारतीय कृषि उन्नत दशा में थी, और जिसके कारण देश क्या था? सुखी और समृद्ध था। अब क्या हुआ? अंग्रेज भारत आ गए। तो अंग्रेजों के जब भारत आगमन हुआ तो उससे क्या? कृषि की अवनति होने लगी। कृषकों की दशा धीरे धीरे निम्न स्थिति में पहुंच गई, और इससे भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी वह शोचनीय हो गई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों की भूमि नीति, उनका ग्राम समुदायों पर प्रभाव, ब्रिटिश राज में कृषि की समस्याएं और किसानों की अशांति के कारण अंग्रेजों की अकाल नीति के पर विवेचन करने के पश्चात ही उस समय की जो कृषि और कृषक है उसकी जो दशा है उस पर हम अनुमान लगा सकते हैं। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों की जो भूमि की नीति थी और उस पर ग्राम समुदाय का प्रभाव था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भूमि नीति और उसके दोष को भी हम पढ़ेंगे। जैसा कि स्पष्ट है कि कृषि जैसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति की जो अवनति है उसका मूल कारण अंग्रेजों की भू राजस्व नीति थी। अब उसकी क्या क्या दोष थे उसके बारे में उसको देखें। पहला तो यही है कि अंग्रेजों ने जो परंपरागत भारतीय भूमि नीति थी उसकी उपेक्षा की, और स्वार्थवश कृषकों से अधिकाधिक धन लेने के लिए काफ़ी ऊंची दरों पर अपने भू राजस्व को निर्धारित किया। इसी तरह से भू राजस्व निर्धारण का कोई न्यायोचित आधार नहीं था। विभिन्न प्रांतों में अलग अलग प्रणाली का प्रचलन करके भू राजस्व की राशि को जो है भूमि के आर्थिक किराए के बराबर निर्धारित की, जिसमें भूमि की उर्वरा शक्ति, उसकी उपज की मात्रा और कृषि साधनों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। इसी तरह से भू राजस्व में स्थायित्व नहीं था, उसकी दर और मात्रा में निरंतर वृद्धि होती रही। बंगाल में स्थायी व्यवस्था में अवश्य कुछ स्थायित्व था, किंतु उसकी मात्रा आरंभ में ही काफ़ी अधिक निर्धारित की गई थी। भू राजस्व की इस अनिश्चितता के कारण कृषि एवं कृषकों की दशा अवनत होती गई। इसी तरह से भू राजस्व के अतिरिक्त उसका 6.1/4% या उससे अधिक राशि सिंचाई, परिवहन आदि विकास कार्यों के लिए कर कृषकों से उसका वसूल किया जाता था, और इसका भार भी कृषकों पर ही पड़ा। भारत में सदैव जो है भूमि पर स्थायी स्थायित्व कृषकों का माना जाता था, जो अपने परिश्रम से उस पर खेती करता था। राज्य का अधिकार केवल उस भूमि के किराए का कुछ अंश राजस्व के रूप में लेने का था, किंतु अंग्रेजों ने इस मान्यता के विपरीत भूमि पर अपना स्थायित्व बना रखा और कृषकों को भारी राजस्व देने के लिए बाध्य किया, अन्यथा उन्हें बेदखल करने का भय भी दिखाया। कृषकों की भांति भू राजस्व में जमींदारों की उपेक्षा की गई। भूमि को ऊंची बोली पर ठेकेदारों को आवंटित कर जमींदारों को बेदखल कर दिया गया। उन्हें ऊंची रकम देकर भूमि पर अधिकार बनाए रखकर कृषकों का शोषण करने पर विवश किया गया। इसी तरह से भारत में आरंभ से ही भू राजस्व के निर्धारण और उसकी वसूली में स्थानीय ग्राम पंचायतों या समुदायों की मुख्य भूमिका रही, जो सामूहिक हित की दृष्टि से कृषि
एवं कृषकों के लिए लाभदायक व्यवस्था थी। किंतु अंग्रेजों ने ग्राम पंचायतों की उपेक्षा कर कुछ प्रांतों में सीधे जमींदारों से तथा कुछ प्रांतों में सीधे कृषकों से अनुबंध कर भू राजस्व निर्धारित कर उसे वसूल किया। भू राजस्व की वसूली अत्यंत कठोरता से और क्रूरता से की गई। देवी प्रकोप के कारण कृषि उपज पर पड़ने वाले प्रभाव की स्थिति में भी किसानों के प्रति उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया और कृषि उपज का जो अंश राजस्व के रूप में निर्धारित था वह वस्तु के रूप में न होकर धनराशि के रूप में वसूल किया गया और वह भी किश्तों में नहीं बल्कि एक मुश्त में। तो इसके कारण भू राजस्व की जो राशि थी उसमें प्रचलित भावों के कारण स्थिरता नहीं आ गई। तो ये सारे क्या थे, दोष थे और इन दोषों के कारण अंग्रेजों की भूमि नीति भारतीय कृषि के लिए अभिशाप के रूप में सिद्ध हुई। अब हम नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखेंगे। अब भूमि नीति का ग्राम समुदाय पर प्रभाव। 19वीं शताब्दी के जो पूर्व में भारत कृषि प्रमुख उद्योग था और उन्नत दशा में भी थी और सभी जो गांव थे आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी थे। गांव की प्रत्येक जो भूमि थी या गांव की जो भूमि थी उस पर ग्राम पंचायत का अधिकार माना जाता था, किसी कृषक या शासक का नहीं। ग्राम पंचायत ही जो भूमि कृषकों को आवंटित करती थी और लगान वसूल करती थी और उसको क्या करती थी, राजकीय कोष में जमा कर देती थी। अब वो कृषकों का पूरा ध्यान रखती थी। अंग्रेजों ने क्या करा, सारी भूमि पर अधिकार कर लिया और कुछ प्रांतों में उसे निश्चित लगान पर जमींदारों को दे दिया। कुछ प्रांतों में किसानों से सीधा लगान वसूल करने की प्रणाली लागू की। ग्राम पंचायतों की इस प्रकार की अवहेलना करने पर जमींदार और सरकारी लोग जो मध्यस्थता का कार्य करते थे अब वे किसानों पर अत्याचार करने लगे। अत्यधिक लगान के रूप में भी किसानों से कर वसूली कर उनका आर्थिक शोषण किया जाता था। तो इस प्रकार दोषपूर्ण भू राजस्व व्यवस्था अधिक लगान से भी उनको परेशान किया जाता था। ये सारी चीज़ें होने से किसान को महाजनों से ऋण लेना पड़ता था और उनके अत्याचारों का शिकार होना पड़ता था। तो इससे क्या हुआ, कृषकों की दशा दयनीय हो गई। सरकार द्वारा भू राजस्व की राशि विदेश में भेज देने से कृषि की उन्नति हेतु सिंचाई कार्य के लिए खर्च न करने के कारण निरंतर अब क्या हुआ, अकाल पड़ने लगा और इस अकाल के कारण करोड़ों लोग भूखे मरने लगे और हमारी कृषि जो व्यवस्था थी खराब हो गई या नष्ट हो गई। ग्राम समुदायों या ग्राम पंचायतों की अवहेलना करने की अंग्रेजों की नीति के कारण ये दुर्दशा हुई। भारत में तत्कालीन अंग्रेज अधिकारियों ने भी इस तथ्य को स्वीकार करा है कि कंपनी के संचालकों से पुनः ग्राम संपदा समुदायों को उचित महत्व दिए जाने की सिफारिशें की गई थी, किंतु जो अंग्रेजी सरकार था उसने इसे अस्वीकार कर दिया। ये सारी बातें अंग्रेजों द्वारा जब अस्वीकार कर दी गई और इसके साथ ही ग्राम समुदाय और पंचायतों की उपेक्षा कर उन्हें अधिकाधिक लाभ देने की दृष्टि से मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई। रैयतवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई, आपके जीके का क्वेश्चन है। मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई। तो इस प्रकार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों ने ग्राम समुदायों की उपेक्षा कर कृषि को अवनत किया और कृषकों की दशा शोचनीय बना दी। अब ब्रिटिश राज के अंतर्गत जो समस्याएं थी वो देखेंगे और कृषकों की जो अशांति थी उसके क्या कारण थे उन पर आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। अंग्रेजी काल में भारतीय कृषि की परंपरागत जो व्यवस्था थी नष्ट कर दी गई थी और भारत से अधिकाधिक धन के शोषण हेतु कृषि की अनेक समस्याएं उत्पन्न कर उसे अवनत किया गया, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हुआ। भू राजस्व की निर्धारण एवं वसूली की प्रक्रिया में ग्राम पंचायतों की उपेक्षा कर अनेक प्रणालियों का प्रयोग किया गया जो असफल रहा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से कारण थे जो कृषकों की अशांति का प्रमुख कारण बने। पहला तो भू राजस्व प्रणाली की दूषित नीति थी। कृषि की अवनति और कृषकों की अशांति का जो मूल कारण थी वो अंग्रेजों की भूमि नीति थी। भारत में नियुक्त जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने स्थायी भू राजस्व प्रबंध के लिए प्रस्तावित बारंबार प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा अस्वीकृत किए गए
और अंग्रेजों के स्वार्थ से प्रेरित भू राजस्व नीति के कारण कृषि और कृषकों की दशा निरंतर गिरती गई और किसानों में असंतोष बढ़ता गया। दूसरा कारण असंतोष का जो भू राजस्व के निर्धारण उसकी वसूली में भारत की परंपरागत ग्राम पंचायतों की उपेक्षा की गई और उसके स्थान पर किसे किया गया, जमींदारों को या सरकारी कर्मचारी जो कौन होते थे, स्वार्थी होते थे और अत्याचारी होते थे, उनकी व्यवस्था की गई। बंगाल में स्थायी प्रणाली, मद्रास में और बम्बई में रैयतवाड़ी प्रणाली और उत्तरी भारत में महलवाड़ी प्रणाली, सभी में ये दोष विद्यमान था। ये हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी प्रणाली की गई थी, कहाँ पर। आप फिर अच्छे से देखिए, बंगाल में स्थायी प्रणाली, मद्रास और बम्बई में रैयतवाड़ी प्रणाली, उत्तरी भारत में महलवाड़ी प्रणाली को लागू किया गया था। भू राजस्व के अतिरिक्त और धनराशि बलपूर्वक वसूल किए जाने के कारण कृषकों को कृषि उन्नत करने के लिए कोई प्रेरणा नहीं मिली, बल्कि इसके विपरीत वे कृषि कार्यों से विरत हो गए। इसी तरह से भू राजस्व की जो राशि थी स्थायी न होकर कुछ अवधि तक ही सीमित निर्धारित की जाती थी और उसमें पुनः वृद्धि की जाती थी। भू राजस्व की इस अनिश्चितता के कारण किसानों में काफ़ी असंतोष व्याप्त था। इसी तरह से जनसंख्या में वृद्धि और खेतों का जो विभाजन हो रहा था उससे क्या हुआ, कृषि भूमि पर दबाव बढ़ गया। अतः अधिक परिश्रम करने पर भी कृषि द्वारा जीवन यापन के साधन उपलब्ध न होने की वजह से कृषकों को ये अशांति का कारण बना। इसी तरह भू राजस्व की जो राशि थी विदेशों में भेजी जाती रही और उसका उपयोग कृषि के सुधार हेतु बिल्कुल भी नहीं किया गया। अतः परंपरागत तरीके से किसान खेती करते रहे और वर्षा की अनिश्चितता से प्रभावित होते रहे, क्योंकि कोई उपकरण ही नहीं थे, कोई सिंचाई के उन्नत साधन ही नहीं थे, तो ये सारे असंतोष का उनका कारण था और उनमें असंतोष बढ़ रहा था। इसी तरह से सिंचाई साधनों के अभाव में अतिवृष्टि, अनावृष्टि और देवी प्रकोप के कारण अंग्रेज राज्यों में बार बार क्या हुआ था, अकाल पड़ रहे थे, जिनका सामना करने में कृषक असमर्थ रहे और करोड़ों की संख्या में वे मृत्यु के ग्रास बने। सरकार द्वारा समुचित अकाल राहत कार्य न खोलने व सहायता न देने के कारण इस स्थिति में भी कोई सुधार नहीं हुआ। इसी तरह से भू राजस्व की वसूली में बिचौलिया होते हैं ना, बिचौलिया मध्यस्थ जिसे कहते हैं, कि अत्याचार, उनकी निर्धनता, अशिक्षा, अज्ञानता के कारण किसानों को स्थानीय महाजनों एवं साहूकारों से ऋण लेने पर विवश होना पड़ता था और जब वो ऋण नहीं चुकाते थे तो उन्हें क्या, महाजनों के अत्याचारों का शिकार भी होना पड़ता था। स्थायी भू राजस्व व्यवस्था के अभाव में कृषकों का अपनी भूमि पर कोई स्थायित्व स्वामित्व नहीं था। बंगाल की स्थायी प्रणाली के अंतर्गत यद्यपि कुछ कानूनों द्वारा कृषकों को अपनी भूमि पर स्थायित्व की सुरक्षा की गई, किंतु जागीरदार लोग किसानों को भूमि बदल कर देने ताकि नियमानुसार 12 वर्ष तक एक ही भूमि पर कृषि कार्य करते रहने से उनकी भूमि पर अधिकार नहीं रहे। रैयतवाड़ी प्रणाली में भूमि कर न देने की स्थिति में किसानों का अपनी भूमि पर अधिकार समाप्त हो जाता था। तो अधिक कृषकों का अपनी जो कृषि भूमि पर परंपरागत अधिकार समाप्त हो गया और वे अपनी भूमि से जमींदारों या सरकारी कर्मचारियों द्वारा बेदखल किए गए। तो ये क्या था, सब अशांति का कारण था। इसी तरह से जो स्थायी भू राजस्व प्रणाली थी उसको लागू न करने से किसानों और जमींदार दोनों ही असंतुष्ट हो गए तथा वे अंग्रेजी राज्य के विरोधी हो गए। ये सारी चीज़ें थी, इतने सारे कारण थे कृषि समस्याओं की, जिससे भारतीय कृषकों का असंतोष बढ़ता गया और उनकी इस अशांति का विस्फोट 1857 की भारतीय क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का साथ देने में हुआ। इस विस्फोट के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों की आंखें खुली और उन्होंने कृषि पर ध्यान दिया ताकि किसानों में पुनः असंतोष न हो। किंतु वास्तविक कृषि समस्याओं का निराकरण एवं समाधान भारत की स्वाधीनता मिलने के बाद ही पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आरंभ हुआ। वर्तमान में भी किसानों ने संगठित होकर किसान रैली आदि प्रदर्शनों से अपनी अशांति को व्यक्त किया है और सरकार को कृषि एवं कृषकों के हित में कार्य करने को विवश किया है।
अतः किसानों का असंतोष, जिसकी अवहेलना कर अंग्रेजों को पछताना पड़ा, आज भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुधारने का एक माध्यम बना हुआ है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।